दिल्ली में बाढ़ जैसे बने हालात के बीच सियासत अपने चरम पर है। बाढ़ ने केजरीवाल के विकास की पोल खोल कर रख दी। पूरी दिल्ली पानी पानी है। केजरीवाल और उनके मंत्रियों से जवाब नहीं दिया जा रहा। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली बैराज के सभी गेट न खोलने की वजह से हम पूरा पानी नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार के इस बयान पर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आप सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर साल बारिश आती है, जिससे ठीक पहले सरकार को तैयारी करनी होती है, जिसमें बैराज ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये सभी शामिल है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को महाभारत के दुर्योधन से संबोधित करते हुए ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के मालिक बौने दुर्योधन अरविंद केजरीवाल जी बैराज के गेट काटने पड़ रहे हैं। आईआईटी पढ़े लिखे सीएम, सबको मालूम है बरसात आने वाली है, गेटों की सर्विस जांच भी केंद्र सरकार को करवानी थी क्या? केजरीवाल पर बरसते हुए बिधूड़ी ने आगे लिखा है, तुम किस लिए सीएम बने हो, या एलजी साहब ने ये सब नहीं करने दिया? वहीं दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के इस ट्वीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने जवाब दिया। दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है, अनपढ़ बदतमीज सांसद, ये बैराज हरियाणा सरकार का है, इसलिए ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं है। बता दें कि करीब एक सप्ताह से दिल्ली में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारी बारिश, यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी और बाढ़ के कहर से परेशान हैं। इससे लोगों को राहत मिलने से पहले दिल्ली के बिगड़े हालात और आप सरकार की बेचारगी पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। ऐसा होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि बाढ़ ने सरकार की तैयारियों और विकास के कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में सत्ता का स्वाद पलटी मार मार कर ले रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई अब तय मानिए। बीते दिनों पटना में जो हुआ वो सबके सामने है। नीतीश की पुलिस बीजेपी नेताओं पर जैसे बरसी, वो देखकर सब हैरान है। लाठीचार्ज की घटना पर पूरी बीजेपी नाराज है। इस पूरे मामले में आरजेडी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बदला लिया है। साल 2019 में विधानसभा में आरजेडी के विधायकों पर हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो इसका बदला लेंगे। अब उसी ट्वीट को आधार बनाकर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की सरकार पर बदला लेने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी ने जो बात बोली है वो नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 18 साल से बिहार में किसका शासन था। उनके इस बयान से सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2015 से नीतीश कुमार लगातार अभी तक बिहार के सीएम रहे हैं। इन 18 सालों में केवल 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रहे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 2015 से 2017 तक करीब 2 साल महागठबंधन के घटक दल के रूप में सरकार चला चुके हैं। इस दौरान नीतीश कैबिनेट में तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव टीचरों की मांग और समस्या से खुद को अलग कर रहे हैं? जब वो पिछले 18 साल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो लगातार संविदा टीचरों की मांग को उठाते रहे हैं। उनके इस बयान से मायने निकलता है कि मानो वो कह रहे हैं कि पिछले 18 साल से सत्ता में बने रहने के बाद भी नीतीश कुमार ने टीचरों के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं तेजस्वी और आरजेडी नेताओं के बयान को देखें तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और मामले में फंस गए हैं कुर्सी कुमार। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरजेडी जिस मौके की तलाश में थी वो उसे मिल गया है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में होगा बड़ा खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
महाराष्ट्र में बीजेपी और पीएम मोदी के इस गेम को न तो सीएम एकनाथ शिंदे समझ पाएंगे और न ही डिप्टी सीएम अजित पवार। फिलहाल बीजेपी 105 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बीते दिनों हुए विभागों के बंटवारे में कई अहम मंत्रालय जो अब तक बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के पास थे, उन्हें सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खेमे में दे दिए गए, जिसमें सबसे अहम मंत्रालय वित्त विभाग रहा। अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से वित्त विभाग को लेकर खींचतान थी। राज्य की सियासत में इस बात की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे गुट ये नहीं चाहता था कि वित्त विभाग अजित पवार को मिले। इसके अलावा वित्त विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी बलिदान देने में पीछे नहीं रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बात की जरूरत क्यों पड़ी कि बीजेपी को अपने पास कम विभाग रखना पड़ा। मसलन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के बाद भी शिवसेना और एनसीपी का छोटा भाई क्यों बन रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में इतना उदार बनकर बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है जो वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल मंत्रालय एनसीपी को सौंप दिया। दरअसल अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 45 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, लेकिन इतनी सीटें जीत पाना शिंदे बीजेपी गठबंधन के लिए आसान नहीं लग रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कुछ सर्वे जिसमें एनसीपी में फूट के पहले महाविकास अघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। उन्हें लोकसभा चुनाव का विजय रथ रुकता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी एमवीए सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी। वहीं एनसीपी का महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पर लगाम लगाई जा सके। अब तक सरकार में सिर्फ 2 दल थे, बीजेपी और शिंदे गुट। ये सरकार तभी टिक सकती थी जब तक उनके पास एकनाथ शिंदे खेमे का समर्थन हो। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायकों पर अपात्र होने की तलवार भी लटक रही थी। ऐसे में अगर शिंदे गुट के विधायक अपात्र हो जाते तो सरकार गिरने की आशंका थी। एनसीपी के शामिल होने से सरकार गिरने का खतरा लगभग कम हो गया। साथ ही शिंदे गुट के पर कतरने में भी बीजेपी कामयाब रही। इस तरह से बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। अब शिंदे गुट के पास बीजेपी के साथ रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में 48 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है जिसने पूरी दिल्ली को डुबा कर रख दिया। लाल किले से लेकर सुप्रीम कोर्ट और आईटीओ तक सड़कों और घरों में लबालब पानी भर गया। दिल्ली में जिधर देखो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं इस बाढ़ और दिल्ली के हालात पर राजनीति भी चरम पर है। सत्ता में केजरीवाल है, इसलिए उनके मंत्री दौरे करते तो कई बार दिखे, लेकिन दिखा यही कि दिल्ली सरकार के सिस्टम ने दिल्ली में लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में सेना को बुलाना पड़ा और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। दरअसल आईटीओ बैराज पर स्लुइस गेट जाम हो गए थे। इसकी वजह से दिल्ली में पानी भर रहा था। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने इसका ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ दिया। उनका आरोप था कि ये बैराज हरियाणा सरकार देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रही। फिर अपने सिस्टम के नाकाम साबित होने के बाद दिल्ली सरकार ने सेना से मदद मांगी। सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद WHO बिल्डिंग के पास INDFC रेगुलेटर पर बांध की बहाली का काम पूरा किया। आईटीओ बैराज के 5 गेट भी जाम थे, किसी तरह सेना के जवानों ने खोल दिए। LGV के सक्सेना इस दौरान देर रात तक मौजूद रहे और सेना के जवानों और मजदूरों को प्रोत्साहित करते दिखे। दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए सेना की इंजीनियरिंग कोर के 3 अफसर, 6 जेसीओ और 45 जवानों के साथ मजदूरों को लगाया गया था।
दरअसल दिल्ली सरकार की INDFC के रेगुलेटर का जीर्णोद्धार चल रहा था। ये गुरुवार शाम को ढह गया था। इसकी वजह से WHO बिल्डिंग, ITO इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड और IP एक्सटेंशन में यमुना का पानी भर गया था और ये पानी मथुरा रोड और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। INDFC का रेगुलेटर पहले ही खराब हालत में था, इससे वो यमुना में उफान को रोक नहीं सका और झुक गया। फिलहाल दिल्ली में यमुना का उफान अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।